ई बिजनेस में इंटरनेट का यूज होने के कारण कुछ यहाँ पे स्पेशल रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जो कि बिजनेस को ओवरऑल उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी में कंसर्न्स लाता है। हेलो, मेरा नाम है आर्यन दुबे एंड वेलकम टू क्विक एजुकेशन। आज हम इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में जानेंगे कि बिजनेस रिस्क होते क्या हैं और क्या इनके कारण होते हैं और कैसे उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज ई बिजनेस रिस्क। क्या होता है ई बिजनेस रिस्क? अगर आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर का वीडियो देखा हो तो वहां पे हमने रिस्क के बारे में पढ़ा है, तो उस वीडियो को आप एक बार चेकआउट करो, जाने कि बिजनेस रिस्क क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है ई बिजनेस रिस्क। अनलाइक आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन इन फिजिकल एक्सचेंज, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आर सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ रिस्क। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे फिजिकल एक्सचेंज वाले बिजनेस जो होते हैं उसमें जो भी हमारे रिस्क होते हैं उसके अगर कंपेयर करें तो उसके बजाय जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें ज्यादा रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिसहैप रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल, रेपुटेशनल और साइकोलॉजिकल लॉस टू द पार्टीज इन्वॉल्वड इन द ट्रांजैक्शन इज रिफर्ड टू एज रिस्क। यानी कि अगर हम रिस्क की बात करें तो कोई मिसहैपनिंग जो रिजल्ट कर रही है जिसमें कोई फाइनेंशियल, रेपुटेशनल या साइकोलॉजिकल लॉस हो सकता है किसी पार्टीज इन्वॉल्व उस ट्रांजेक्शन में, उसको हम यहाँ पे रिस्क बोलते हैं। Because of the greater probability of such risk in an online transaction, security and safety issues have emerged as the most immediate concern in e-business। यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसमें ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे रिस्क के होने की ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, तो यहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा पहले इमर्ज करते हैं, सबसे ज्यादा इमीडिएट कंसर्न होते हैं किसी भी ई बिजनेस में। These issues can be broadly classified into three categories, और इन इश्यूज को या फिर इन रिस्क को हमने तीन अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो क्लासीफाई करा है। पहला आपका ट्रांजेक्शन रिस्क, दूसरा डेटा स्टोरेज एंड तीसरा आपका डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क एंड तीसरा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क। सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिस्क। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है वो इसमें अलग अलग रिस्क हो सकते हैं। पहला हम यहाँ पे देखते हैं कि द सेलर डिनाइज दैट द ऑर्डर वाज एवर प्लेस्ड बाय द कस्टमर और द कस्टमर डिनाइज दैट ही एवर प्लेस्ड द ऑर्डर। दिस इज नोन एज डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग रिस्क, है ना। यहाँ यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ये वाले रिस्क जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन से यहाँ पे डायरेक्टली इनका कंसर्न होता है कि वो ट्रांजेक्शन जब होता है तो उसमें क्या क्या आपके मिसहैप होने को देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कस्टमर है और आप किसी ऑनलाइन वेंडर के साथ एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो इसमें आप यहाँ पे बताइए कितनी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिस्ट आउट करी गई है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको डिनाई कर दे यहाँ पे आपका वेंडर कि हम आपका जो ऑर्डर है वो हमने रिसीव ही नहीं करा है, या फिर कस्टमर डिनाई कर दे कि मैंने कोई ऑर्डर जो है कहीं प्लेस नहीं करा था आपके साथ। तो ऐसी चीज में ऐसे दोनों के दोनों केसेस को हम बोलते हैं डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग और गिविंग, जो कि काफी कॉमन चीज है जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकती है। बिकॉज अगर फिजिकली हमें ट्रांजेक्शन करें तो इसका होना काफी मुश्किल है। फिजिकल एक ट्रांजेक्शन में आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, आप डायरेक्टली उससे एक पर्सनल लेवल पे इंटरेक्ट करते हो, बोलते हैं कि मुझे एक सामान जो है दे दीजिए, यानी कि आप वहीं पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहीं पे डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो भी ले लेते हैं। तो वहां पे ये चीज का होना पॉसिबल नहीं है। ये जो है आपका ओवर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही हो सकता है। दूसरा आपका द इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट अकर, द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द इनकरेक्ट एड्रेस। यानी कि जो इंटेंडेड डिलीवरी है, यानी कि आपने अगर चलो मान लिया कि ऑर्डर प्लेस करा तो जो डिलीवरी है वो कभी हुई ही नहीं, यानी कि गुड्स जो है या तो वो इनकरेक्ट एड्रेस पे चले गए या फिर गुड्स अदर देन दोज ऑर्डर आर डिलीवर्ड, यानी कोई और गुड्स जो है वो डिलीवर कर दी गए हैं आपको। दिस कुड बी कंसीडर्ड अ डिफॉल्ट ऑन द डिलीवरी, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी, है ना। तो ऐसा अक्सर होता है कि आपने जो गुड्स, जो स्पेसिफिक गुड्स या कमोडिटी खरीदी यानी परचेस कर इसका ऑर्डर दिया था आपने, वो आपको मिले ही नहीं कभी, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। इसमें कोई भी बहुत सारे अलग अलग चीज हो सकती है, या तो वो किसी और एड्रेस पे चले गए हैं या फिर वो आपको गुड्स की वजह कोई दूसरे गुड्स जो है वो दे दिए गए हैं। तीसरा आपका सेलर डज नॉट रिसीव पेमेंट फॉर द गुड्स सप्लाइड डिस्पाइट द कस्टमर्स क्लेम दैट द पेमेंट वाज मेड, यानी कि यहाँ पे सेलर जो है वो पेमेंट नहीं रिसीव करता है, यानी जो भी आपने उसने गुड्स सप्लाई करे हैं उसके अगेंस्ट उसने कोई पेमेंट जो है वो रिसीव नहीं करी है। डिस्पाइट हो सकता है कस्टमर ने हम पेमेंट जो है वो कर दिया हो, क्लेम करता हो कस्टमर की मैंने पेमेंट कर दिया है, लेकिन फिर वो किसी कारण से पेमेंट नहीं मिल पाई हो, तो इसको हम बोलते हैं कि डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, राइट। तो यहाँ पे ये जो हमारे 3 पॉइंट्स ही आते हैं किसके अंदर, ट्रांजेक्शन रिस्क के अंदर। Does in e-business the risk may arise from either the seller or the buyer as a result of default in order taking, giving, delivery and payment. Such situation can be avoided by mandating identity and location address verification during registration as well as obtaining authorization for order confirmation and payment realization, है ना। तो अब जैसे ये सारे के सारे रिस्क जो है आते किस कारण से, ये आते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी ई बिजनेस में ही आते हैं। और इनको अवॉइड कैसे करा जा सकता है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स करे जा सकते हैं कि आप यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसे मैंडेट कर दें,
जो लोकेशन एड्रेस है उसको वेरीफाई कर ले रजिस्ट्रेशन के दौरान, और यहाँ पे जो ऑथराइजेशन है कि वो आप ऑब्टेन कर लें एक सेलर के पॉइंट से, अगर देखें कि ऑर्डर जो है वो कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, पेमेंट जो है वो रियलाइज हुई है नहीं हुई है। एग्जांपल के तौर पे, इन ऑर्डर टू कंफर्म दैट कस्टमर एंटर्ड इन्फॉर्मेशन करेक्टली इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, द सेलर may check the cookies. Cookies are similar to caller IDs in phone, which provide telemarketers with information such as consumer's name, address, and previous purchase payment record. है ना, तो यहाँ पे इस चीज के लिए एक जो वेंडर है वो क्या कर सकता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आई है नहीं आई, तो सेलर जो है वो कुकीज चेक कर सकता है। कुकीज एक कॉलर आईडी की तरह सिमिलर होती है जो फोन में होती है, जहाँ पे उनके पास क्या होती है, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कंज्यूमर का नाम, एड्रेस, प्रीवियस परचेज पेमेंट एक्सेट्रा। In order to protect customer from anonymous sellers, it is always best to shop at well-known shopping sites, है ना। और यहाँ पे भी कस्टमर्स को एक एनोनिमस सेलर से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमेशा रिकमेंड रहता है कि जो कस्टमर है वो एक वेल नोन शॉपिंग साइट से ही परचेज करें। In terms of payment, we have already seen that credit cards are used in nearly 95% of the cases for online purchases. When confirming the orders online, the buyer is required to provide information such as the card number, card issuer and card validity, है ना। यानी कि ज्यादातर आप देखिए यहाँ पे 95% ऑफ द केसेस में आज के टाइम पे जो है प्लास्टिक मनी के थ्रू ही पेमेंट कराया जाता है, और जब भी वो ऐसे पेमेंट करता है तो यहाँ पे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने कार्ड के बारे में, कार्ड का नंबर, कार्ड का इशूअर कौन है और कार्ड की वैलिडिटी क्या है। ये डिटेल्स क्यों आती है? बिकॉज दिस डिटेल में प्रोसेस्ड ऑफलाइन and seller may process with the delivery goods only after assuring himself or herself about the availability of credit limits etc. यानी कि एक बार जब ये डिटेल्स मिल जाती हैं तो जो सेलर है वो उसको प्रोसेस कर सकता है ऑफलाइन, और वहां पे मेक श्योर कर सकता है कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है उसे वो करनी है कि नहीं करनी है, क्योंकि एक बार वो अपने आप को एश्योर कर दे कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट लिमिट है कि नहीं, जिस बारे में आपने कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करी है, राइट। यानी कि एक बार कार्ड की डिटेल प्रोवाइड करे वेंडर को, वेंडर वहां से अपने आप को एश्योर करेगा। एक बार एश्योर करने के बाद फिर वो आपको जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स कर सकता है। नेक्स्ट है आपका डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। इंडीड नॉलेज कन्फर पावर्स, बट कंसीडर व्हाट हैपेंस इफ पावर फॉल्स इनटू रॉन्ग हैंड्स। डेटा स्टोर्ड इन सिस्टम एंड इन ट्रांजिट इज एक्सपोज्ड टू वाइड रेंज ऑफ थ्रेट। यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज की और ट्रांसमिशन रिस्क की, है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्या लिखा है, नॉलेज कन्फर्स पावर, यानी कि जो पावर है वो किस में एग्जिस्ट करती है, वो नॉलेज में एग्जिस्ट करती है। और जो पावर है अगर वो गलत हाथ में पड़ जाए तो, यानी कि यहाँ पे जो नॉलेज की बात करी गई उसकी कहाँ से करी गई, डेटा से। डेटा जो है वो सिस्टम में स्टोर करा जाता है और कभी कभी वो एक्सपोज हो सकता है काफी सारे थ्रेट्स को। Vital information may be stolen or altered for selfish reasons or simply for fun adventure। यानी कि जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको चुराया भी जा सकता है या फिर ऑल्टर भी करा सकता है कोई सेल्फिश रीजन के लिए, या फिर किसी को कुछ भी बस मजा आ रहा हो उस चीज के लिए भी। यानी कि आज के टाइम पे ऐसा काफी कई बार होता है कि इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा करप्ट हो जाती है। A virus is a program, a set of commands that replicates itself on other computers, है ना। तो यहाँ पे देखिए वायरस जो है वो एक सेट ऑफ कमांड्स है जो अपने आप को कंप्यूटर पे रेप्लिकेट करता है, which stands for vital information under siege। Computer viruses can cause annoyance in the form of some non-screen display। यानी कि यहाँ पे कुछ जो है annoyance कॉज कर सकते हैं कंप्यूटर वायरस, जैसे कि लेवल 1 वायरस जहाँ पे वो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले पे कुछ फॉर्म करते हैं। डिस्ट्रप्शन ऑफ फंक्शनिंग, यानी किसी की भी प्रोग्राम के फंक्शनिंग को जब इफेक्ट करते हैं। लेवल 2 डैमेज टू टारगेट डेटा, यानी कि जो डेटा फाइल्स है उसको कुछ डैमेज प्रोवाइड करते हैं। लेवल 3 वायरस और कंप्लीट सिस्टम डिस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ पे कंप्लीटली आपके सिस्टम को खराब कर दिया गया हो तो लेवल 4 वायरस। डेटा कैन बी इंटरसेप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन के दौरान, यानी कि जब एक जगह से दूसरे का डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है। क्रिप्टोग्राफी कैन बी यूज्ड फॉर दिस, और इसको प्रिवेंट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करा सकता है। इट रेफर्स टू द आर्ट ऑफ सेफगार्डिंग इंफॉर्मेशन by converting it into an unreadable format known as ciphertext। यानी कि यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है आप उसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं जिसको कोई रीड ना कर सके, ऐसे फॉर्मेट में, जिसको हम इनक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे साइफर टेक्स्ट में उसे कन्वर्ट कर दिया था। ओनली दोस्त विद द सीक्रेट की आर एबल टू डिसीफर, यानी कि सिर्फ उन्हीं के पास वो उसको डिसाइफर कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनके पास वो सीक्रेट की अवेलेबल हो। द मैसेज इनटू प्लेन टेक्स्ट, है ना। यानी कि एक बार साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए जिसका सीक्रेट की है बस वो उसी को वही व्यक्ति जो है उसको पढ़ सकता है। दिस इज एनालॉगस टू यूजिंग कोड वर्ड्स विद समवन सो दैट द अदर्स डू नॉट अंडरस्टैंड, है ना। यानी कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, और आप नहीं चाहते कि कोई और बात वो आपके सुने या समझे, तो आप अपने दोस्त से एक कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो सिर्फ आप दोनों ही समझते हैं, राइट। तो कोई और यहाँ पे नहीं समझता, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं कि एक एग्जांपल है उस चीज का, जिससे कि सिर्फ आप दोनों को पता है कि आप दोनों क्या इन्फॉर्मेशन एक दूसरे शेयर कर रहे हैं और दूसरे जो उनको समझ में ना आए। Next, a risk of threat to intellectual property and privacy. The internet is a public domain.
once information is available on the internet, it is no longer in the private domain. यानी कि जो इंटरनेट है वो एक पब्लिक डोमेन है, यानी कि पूरी दुनिया उसे जो है एक्सेस कर सकती है। एक बार कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाती है तो फिर उसे प्राइवेट डोमेन पे नहीं लाया जा सकता है। It is then difficult to protect it from being imitated. Data provided during online transaction may be provided to others who may begin dumping a variety of advertising and spam and promotional materials into your inbox. यानी कि एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है तो आपके डेटा को जो है कहीं पर स्पैम करा सकता है, एडवर्टाइज करा सकता है, जिस कारण से उनको प्रमोशनल मटेरियल जो है वो अपना वो डंप कर सके। हैकर्स में रिप्रेजेंट कस्टमर्स देमसेल्फ, और हैकर्स जो है वो कई बार अपने आप को कस्टमर्स की तरह ही जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। They may use stolen credit cards for legitimate customer, यानी कि जो चुराए हुए क्रेडिट कार्ड्स हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ कस्टमर्स के बिहाफ पे। अब फ्रॉडलेंट बिजनेस में ऑपरेट, यानी कि बिजनेस भी एक फ्रॉडलेंट हो सकता है जो ऑपरेट कर सकता है किसी बोगस वेबसाइट के थ्रू, कलेक्ट एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर एंड देन फेल टू डिलीवर द प्रोडक्ट। यानी कि एक बिजनेस जो फ्रॉड हो वो वहाँ पे कलेक्ट कर सकता है क्या कस्टमर से पेमेंट और बाद में वो फिर उन गुड्स की डिलीवरी ना करे। तो इस तरीके से भी जो है यहाँ पे एक काफी बड़ा रिस्क बन जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम बात करें बेसिस की मीनिंग की, तो ई बिजनेस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या है डेफिनेशन ई बिजनेस की? कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज ओवर द इंटरनेट और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज ई बिजनेस। यानी कि जहां पे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर इज नोन एज ई बिजनेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। वहीं पर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करी है तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस एज अ लोकल स्टोर, शॉप एटसेट्रा व्हिच ऑफर्स इट्स सर्विसेज और प्रोडक्ट्स टू इट्स लोकल कस्टमर। यानी कि यहाँ पे वो ऑपरेट करता है एक लोकल स्टोर या शॉप के थ्रू जहाँ पे वो अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को ऑफर करता है वहाँ के लोकल कस्टमर को। इट इज अ सेटअप वेयर कस्टमर्स विल हैव टू विजिट द स्टोर फिजिकली टू बाय द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी कि एक ऐसा सेटअप होता है जहाँ पे कस्टमर्स को फिजिकली वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा और वहीं से उनको गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने पड़ेंगे। ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो ई बिजनेस को फॉर्म करना कैसा है? इजी है। वही बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस की तो फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना काफी मुश्किल होता है। फिजिकल बिजनेस की बात करिए तो फिजिकल बिजनेस जो है ई बिजनेस में रिक्वायर्ड नहीं होती बट एक ट्रेडिशनल बिजनेस में वो रिक्वायर्ड होती है। लोकल रिक्वायरमेंट की बात, लोकेशनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लोकेशन की जरूरत नहीं होती, आप कहीं से भी रिमोट लोकेशन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। वही बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस में तो देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर लोकेशन एंड अ लोकेशन नियर रॉ मटेरियल एंड मार्केट इज प्रेफर्ड। यानी कि लोकेशन की जरूरत तो होती है लेकिन साथ में जो लोकेशन है वो आपके रॉ मटेरियल या फिर मार्केट के पास हो तो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। कॉस्ट की बात करें सेटअप करने की तो ई बिजनेस कॉस्ट सेटअप करने का काफी लो होता है क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटीज की कोई जरूरत नहीं होती है। वही बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने की तो यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, आपको यहाँ पे कॉस्ट काफी लगता है क्योंकि आपको फिजिकल फैसिलिटीज जो है वो सेटअप करनी होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे लो है, यानी कि आपको बिजनेस को ऑपरेट करने के डे टू डे बेसिस पे उतना कॉस्ट नहीं आता है। वही बात करें अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट एक ट्रेडिशनल बिजनेस में तो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होता है बिकॉज फिक्स चार्जेस जो है वो यहाँ पे लगे रहते हैं जैसे स्टोरेज, मार्केटिंग एक्सेट्रा। कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स एंड कस्टमर, देयर इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर्स एंड कस्टमर। यानी कि एक ई बिजनेस में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एस्टैब्लिश रहता है कस्टमर और सप्लायर्स के बीच में। वहीं बात करें ट्रेडिशनल बिजनेस के बीच में देयर इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सप्लायर एंड कस्टमर थ्रू इंटरमीडिएट्स। यानी कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में इंटरमीडिएट्स एक्सेस करती हैं जो कि एक इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को एस्टैब्लिश करती है सप्लायर और कस्टमर के बीच में। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करिए तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है एक ई बिजनेस में, वेयर एज इन ट्रेडिशनल बिजनेस यहाँ पे एक हायरार्किकल ऑर्डर में ही बिजनेस में कम्युनिकेशन फ्लो करता है। रिस्पॉन्स टाइम की बात करें मीटिंग कस्टमर या फिर इंटरनल रिक्वायरमेंट की तो यहाँ पे एक इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है एक ई बिजनेस में, वेयर एज यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में काफी ज्यादा वो टाइम लेता है अपने कस्टमर्स के से जो है रिस्पॉन्स लेने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करिए तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वर्टिकल और टॉल ड्यू टू द चेन ऑफ कमांड। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो टॉल होता है या वर्टिकल होता है क्योंकि यहाँ पे चेन ऑफ कमांड जिस तरीके से होता है। वही बात करिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल या फ्लैट होता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कमांड या कम्युनिकेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ईज ऑफ गोइंग की ग्लोबल की बात करें तो किसको ज्यादा चांस है ग्लोबल जाने के, तो यहाँ पे ई बिजनेस के सबसे ज्यादा चांस होते हैं ग्लोबल जाने के, वेयर एज वहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस के काफी ज्यादा कम होते हैं। बिजनेस प्रोसेसेस की बात करिए बिजनेस प्रोसेसेस एंड लेंथ ऑफ साइकिल की, देयर आर शॉर्ट बिजनेस प्रोसेसेस एंड साइकिल। यानी कि बिजनेस प्रोसेस शॉर्ट होती हैं और साइकिल्स भी शॉर्ट होती है, वेयर एज यहाँ पे एक ट्रेडिशनल बिजनेस में यहाँ पे लॉन्ग बिजनेस प्रोसेसेस होती हैं और साइकिल काफी लंबी होती है बिकॉज काफी सारे सीक्वेंशियल प्रोसेसेस परफॉर्म करने होते हैं। अगर बात करिए अपॉर्चुनिटी और इंटरपर्सनल टच तो यहाँ पे जो है ई बिजनेस में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कम अपॉर्चुनिटी होती है एक इंटरपर्सनल टच की। वहीं पे बात करिए ट्रेडिशनल में तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहीं पे एग्जिस्ट करती है एक इंटरपर्सनल टच की।
अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकली प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें प्री सैंपल दिखाना यानी सैंपल दिखाना प्रोडक्ट का, तो ई बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इट इज मोस्टली अवेलेबल इन केस ऑफ बुक्स, सॉफ्टवेयर, जर्नल एक्सेट्रा, यानी कि बुक्स, सॉफ्टवेयर, जर्नल जो है उस केसेस में ही अवेलेबल है, लेकिन सब हर प्रोडक्ट्स में जो है अवेलेबल नहीं होती है। यानी कि आप सामान देख के खरीद सके वो ऑप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ट्रेडिशनल बिजनेस में ही एग्जिस्ट करता है। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में प्री सैम्पलिंग करने के लिए प्रोडक्ट्स की। ई बिजनेस में सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इंक्रिप्शन और एक अच्छे सर्वर की जरूरत है, तभी बिजनेस में ट्रस्ट को जो है मेंटेन करा जा सकता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें FICO एजुकेशन ऐप को। थैंक यू।